Hello everyone, it's Kriti Sharma from Raghuvansh Convent School. Today we are starting our class 6, chapter 3rd of unit 2nd, our government. In our previous class, we are studying about some important topics of this chapter. Now, some important topics are also there in today we are studying that. Okay, so today we are studying our new topics. There are rights in democracy, Chartist movement, democracy and the right to vote, and the suffragette movement. तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट इन ए डेमोक्रेसी, यानी हमें लोकतंत्र में क्या क्या राइट्स हैं और उन्हें हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमें फ्रीडम के साथ हमारी कंट्री में हर तरह के राइट दिए गए हैं, उनको हम इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उनको इंजॉय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें कमांड्स दिए हैं, जो हमारे लिए लॉज बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम हमारे जो राइट्स हैं उनको ईजिली इंजॉय कर पाएंगे। और उनको इंजॉय करने के साथ साथ हम क्या करते हैं कि जब हमें वो राइट मिल जाता है, यानी राइट टू वोट जैसे अगर वो हमें मिला है, तो हम पे क्या है, एक जिम्मेदारी आ जाती है कि हम किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे, क्योंकि उस गवर्नमेंट को हमारे लिए काम करना है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जिससे हम ऐसी सरकार बनाना चाहेंगे जो कि हमारे हित के लिए, यानी जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। तो जो राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हमारी गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें हमारी गवर्नमेंट बनाने के लिए एक राइट देते हैं, एक हक देते हैं, एक लॉ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी गवर्नमेंट को चुनते हैं। अगर वो गवर्नमेंट हमारे लिए सही नहीं है तो हम टाइम से पहले उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। और इसी तरीके से जो लीडर्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहाँ भेजते हैं, और वो वहाँ क्या करते हैं, हमारे बिहाफ में काम करते हैं, यानी जो पीपल्स होते हैं उनके लिए, उनके बिहाफ में काम करते हैं। इतना हमने पढ़ ही लिया था। आज हम पढ़ेंगे द चार्टिस्ट मूवमेंट, कि चार्टिस्ट मूवमेंट जो था वो क्या था। दिस वॉज अ मूवमेंट ऑफ अ वर्कर विच वॉज स्टार्टेड इन ब्रिटेन। द रिफॉर्म्ड एक्ट ऑफ 1832 angered the people as it give people no right of participation in government. The movement demanded certain political reformers. One important reform demand by the universal male suffragette. Also, the movement failed. Many leaders associated with it became active in politics. इसके बाद क्या हुआ कि जो चार्टिस्ट मूवमेंट था, उस चार्टिस्ट मूवमेंट में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया कि हमें भी गवर्नमेंट बनाने के लिए राइट चाहिए। तो उन्होंने भी 1832 में काफ़ी तरह के अलग अलग अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मूवमेंट्स किए थे। और उनकी डिमांड ये थी कि उनको यूनिवर्सल मेल स्टाफ, यानी वहाँ पर क्या है कि सभी जो मेल वर्कर्स थे या मेल पर्सनस थे, उनको राइट मिले कि वो भी गवर्नमेंट में अपनी पार्टिसिपेशन दे सकें। इस जो मूवमेंट था ये कहीं ना कहीं हद तक फेल भी हुआ था, और इसमें काफ़ी सारे लीडर्स जो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, यानी पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा भागीदारी उनकी पहले से थी। अब है डेमोक्रेसी एंड द राइट, यानी हमारे राइट टू वोट। हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमें राइट टू वोट कैसे मिला है और उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। People suffragette all over the world so that the right would be given to men and women. It is credible that in India, during the freedom struggle, men and women accept the principles of universal adult franchise as the base of the democracy. Hence, when the first general elected took peoples in the country in 1952, even the women voted. It is for their reasons the democratic government are very popular. तो हमने देखा कि स्ट्रफगेट के बाद भी क्या हुआ कि जो राइट्स थे, यानी वोट देने का अधिकार जो था, वो वुमेन्स एंड वुमेन्स को मिल गया था। पर ये अधिकार हर कंट्री में लागू नहीं था, इंडिया में ही अकेला था। यानी यही रीज़न था कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के जो प्रिंसिपल्स थे, उनको वुमेन्स ने भी अच्छे से एक्सेप्ट किया था, यानी उनकी जो एज बताई गई थी, उस एज के बाद उन्होंने वोटिंग स्टार्ट की थी। और इसीलिए जो हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। देयर इज़ नो वन हु हैज़ स्टार्टिंग इट मोर एक्सप्रेसिवली दैट विल्सन चार्चिल ने कहा है कि कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इसको एक्सप्रेस किया हो, यानी जो उन्हें जो एक राइट मिला था, उस राइट को उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू बताया हो या उसको कुछ भी उसके लिए बोला हो।
At the bottom of the tributes paid to democracy in the little man walking into the little booth with a little pencil, making a cross on a little bite of paper, no amount of rhetoric or voluminous discussion can possibly diminish that overwhelming importance of that point. तो जो चर्चिल थे उन्होंने कहा था कि ये एक बॉटम से लेके ऊपर तक, यानी बॉटम से लेके हमारी डेमोक्रेसी तक एक ट्रिब्यूट है, एक बहुत बड़ा योगदान, एक सैल्यूट है हमारी कंट्री के लिए, जहाँ पर छोटे से व्यक्ति को चलने पर एक छोटे से बूथ मिलेगा, बूथ में जाने पर उन्हें एक पेंसिल मिलेगी, पेंसिल से उन्हें क्या करना है, एक लिटिल पेपर पे सिर्फ एक टिक करना है और उनको उस टाइम पे कोई अमाउंट पे नहीं करना और वो क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा काम उस टाइम पे कर देंगे। तो ये किसने लिखा था, ये विंस्टन चर्चिल ने लिखा था वोटिंग के लिए। उसके बाद इन 1931 गांधी जी रॉड इन द जर्नल यंग इंडिया, गांधी जी ने भी कुछ लिखा था किसने, जर्नल यंग इंडिया नाम के न्यूज़पेपर में, आई कैन नॉट पॉसिबली वियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, or that a man who honestly worked by the sweat of his brow day in and day out should not have the right to vote, should have the vote for the criminal crime of being a poor man। तो ये सब बातें किसने कही थी, गांधी जी ने कही थी। उसके बाद था हमारा स्टफ्ड मूवमेंट। स्टफ्ड मूवमेंट में क्या हुआ था, स्टफगेट मूवमेंट में अब काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसी थी यहाँ पर सिर्फ मेल जो पर्सन्स थे उनको अडल्टाइजी मिली थी, यानी फ्रेंचाइजी मिली थी कि वो वोट दे सकते हैं, वहाँ पर वुमेन्स को वोट देने का कोई भी अधिकार या राइट नहीं मिला था। वुमेन वर नॉट गिवन द राइट टू वोट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि औरतों को या वुमेन्स को बहुत लंबे समय तक वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं था। सेवरल रीजन वर गिवन टू डिने दिस राइट टू वुमेन्स। Here are some of the arguments that were given by people who did not want women to vote. These arguments are based on stereotyping and prejudice. क्या हुआ था कि वहाँ पर काफ़ी सारे रीजंस थे, इसी कारण से उन लोगों ने वुमेन्स को राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया था और वो हमेशा क्या है, आर्ग्यूमेंट करते रहते थे कि वुमेन्स के लिए वोट नहीं देने चाहिए, क्योंकि उनकी जो मतलब उनका जो एक मेन मोटिव था कि वुमेन्स को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, तो उनका आर्ग्यूमेंट में एक ही रीज़न निकल के आता था, स्टेरियोटाइपिंग, यानी जो पुरानी रूढ़िवादी प्रथाएं जो वुमेन्स के लिए बनी थी वो, और प्रीजज, यानी जो वुमेन्स होती थी उनको पहले ही प्रीजज कर दिया जाता था कि जो वुमेन्स होती हैं वो सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं, वो जो है हमारी गवर्नमेंट बनाने के लिए कोई भागीदारी नहीं दे सकती, क्योंकि वुमेन्स को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता, उनको सिर्फ घर में रहकर घर के काम करना और बच्चों की देखभाल करने के लिए होता है। तो ये सारी जो पुरानी उनकी प्रीजज, यानी वो पहले से जो धारणाएं बना के बैठे थे, उसके कारण वो कहीं ना कहीं वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाह रहे थे। अकॉर्डिंग टू द नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर देयर प्लेस वॉज अ होम, और अगर पुरानी नेचुरलिटी के अनुसार माना जाए तो सिर्फ क्या माना जाता है कि जो विमेन है वो एक लेबर है जो कि पूरा दिन सिर्फ घर में काम कर सकती है। चिल्ड्रन एट होम वुड बी अफ्रेटेड, डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स वर लीड टू क्वारल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि जो बच्चे होते हैं उन पर इस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है और पॉलिटिक्स के बारे में बात करने पर हस्बैंड या वाइफ में झगड़े हो जाते हैं। वुमेन डिड नॉट फाइट वॉर्स, और उस टाइम इन लोगों का मानना था कि जो वुमेन्स होती हैं वो वॉर में या जंग में लड़ाई नहीं कर पाती। दे डिड नॉट पे टैक्स, और ना ही वो कोई टैक्स भरती हैं। दे वर टू जेंटल टू इन्वॉल्विंग इन पॉलिटिक्स, और वो इतना आसान नहीं है कि वुमेन्स को पॉलिटिक्स में शामिल कर लिया जाए। इफ़ दे डिस्कस्ड पॉलिटिक्स इट वुड मेक दैम अनफेमिलियर, अगर वो किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में बात करती हैं, किसी भी राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करती हैं, तो उसको क्या है, अनफेमिलियर माना जाता है। दे लैक द कैपेसिटी और टू मेक डिसीजन, उनके पास क्या है, सोचने की क्षमता कम होती है, इसलिए वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजन वर मेड फॉर देम आइदर बाय द मैन और द रिलीजियस अथॉरिटी, उनके लिए जो भी डिसीजन होता है या तो वो कोई मेल पर्सन लेता है, या तो उनका हस्बैंड या उनके फादर लेंगे, या जिसके पास वो रह रहे हैं, जिसके पास उनकी अथॉरिटी है, वो लोग वुमेन्स के लिए डिसीजन लेंगे। This stereotyping and prejudice has been responsible for the backwardness of the certain group of people all over the world,
और यही पुरानी रूढ़िवादी जो सोच वुमेन्स के लिए बना रखी थी, यही एक मेन मोटिव था या मेन कारण था जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या था कि जो वुमेन्स को हमेशा क्या बैकवर्ड हर चीज़ में पिछड़ा हुआ माना जाता था। In 1848, a movement known as the suffragette movement start in the America. 1848 में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसको सफरगेट मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा और ये कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। As a result, voting right were given to the women in some countries. और इस मूवमेंट का क्या असर हुआ कि काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपने जो कंट्रीज के वुमेन्स थे उनको भी वोट देने का अधिकार दे दिया। वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन न्यूजीलैंड। सबसे पहले किसने दिया? न्यूजीलैंड ने दिया 1893 में, फिर ऑस्ट्रेलिया ने दिया 1902 में और फिर उसके बाद यूएसए ने 1920 में वुमेन्स को राइट टू वोट दे दिया। इन ब्रिटेन दिस मूवमेंट बिगेन इन 1870s। 3 million women signed a petition demand the right to vote। फिर ब्रिटेन में भी इस चीज़ के लिए डिमांड उठी और एक मूवमेंट हुआ जो कि 1870 में हुआ था। इसमें 3 मिलियन वुमेन जो थी उन्होंने साइन करके अपनी डिमांड दे दी थी कि हमें भी वोट चाहिए। दिस मूवमेंट बिकेम पॉपुलर अंडर द लीडरशिप ऑफ एमिलिन पैनक्रूस्ट। और ये जो मूवमेंट हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था या किसकी लीडरशिप में हुआ था? एमिलिन पैनक्रूस्ट जो लेडी थी उनकी अध्यक्षता में ये मूवमेंट हुआ था। The movement adopted extreme method to catch the attention of the government. During the First World War, the movement changed its plan of action. तो क्या हुआ कि काफ़ी जब इतनी सारी औरतों ने इकट्ठा हो गए, इतनी सारे वुमेन्स ने इकट्ठा हो गए पॉलिसी पे साइन कर दिया कि नहीं हमें भी वोट राइट टू वोट चाहिए, तो उसके बाद ये जो मूवमेंट था इसने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पाई, यानी ये गवर्नमेंट अटेंशन का भी हकदार हुआ। और उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी जो एक्शन प्लान था वो भी उस टाइम पे चेंज कर दिया गया था। उस टाइम भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने क्या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी अपना ली थी, जैसे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने 1942 में 1945 में जो थी वो अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी मैन और वुमेन दोनों को वोट देने का अधिकार जो था वो मिल गया था। स्विट्जरलैंड वुमेन वर एम्प्लॉयड ओनली एज रिसेंटली एज 1971। और जो स्विट्जरलैंड की वुमेन्स थी जो कि पावर यानी उन्हें भी ये पावर 1971 में मिल गई। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ इंडिया। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था? सिर्फ इंडिया की वजह से। डेट द फर्स्ट जनरल इलेक्ट हेल्ड इन द कंट्री इन 1952। क्योंकि ये हमारे यहाँ कब स्टार्ट हो गया था? 1952 में, द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। और ये हमारे यहाँ किस बेस पे स्टार्ट हुआ था? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी इस कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको सभी को एक जो प्रिंसिपल्स हैं यानी जो अडल्ट फ्रेंचाइजी के सिद्धांत हैं उनके अकॉर्डिंग सभी को वोट देने का अधिकार मिल गया था। टुडे वुमेन्स फाइट टू ग्रेटर रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर। और आज के टाइम में अगर देखें तो लेजिस्लेचर असेंबली में वुमेन्स जो है वो काफ़ी बड़ी फाइट लड़ रही हैं अपने खुद के हित के लिए, अपने राइट के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर अवर गवर्नमेंट कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी का रोल होता है और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए राइट टू वोट कितना ज़रूरी है और उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो आज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका PDF क्वेश्चन आंसर्स का आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।